पहली मुलाकात। रात के अंधेरों के बीच एक आलीशान कमरे में सजी धुंधली सी येलो लाइट्स पूरे कमरे को रोशन कर रही हैं। अपनी शादी की पहली रात में तन्वी नाइट गाउन पहने हुए एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई है। यूं तो उसे कभी किसी बात का डर नहीं सताया, पर अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर उसका मन बहुत घबरा रहा था। बेचैन होकर वो कमरे की दूसरी ओर देखती है। बाथरूम में बहते पानी की आवाज से उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलकर विद्युत बाहर आता है। उसके लंबे कद और डैशिंग पर्सनालिटी के आगे वो आलीशान सा कमरा भी छोटा नजर आने लगता है। विद्युत को देखते ही तन्वी घबराकर बिस्तर से उठ जाती है। अपनी शादी की पहली रात तन्वी आज अपने पति से पहली बार मिल रही है। विद्युत एक सफेद बाथरोब पहने तन्वी के सामने आता है। उसके बाल अभी भी भीगे हुए ही हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और पतले से होठ तन्वी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इतना खूबसूरत तो वो टीवी में भी नहीं लगता जितना आज असलियत में लग रहा है। मिस्टर विद्युत, ये हमारी पहली मुलाकात है। इट्स माय प्लेजर। मुस्कुराते हुए तन्वी ने विद्युत से कहा। अपने मन में बसी घबराहट को वो अपनी बातों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। विद्युत ने तन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। हमारी पहली मुलाकात? अपनी भारी आवाज में विद्युत ने ताज्जुब होकर कहा। वो आवाज किसी भी इंसान के मन में डर बिठाने के लिए काफी थी। यूं तो विद्युत की बातें उसके जानने वालों के समझ में भी नहीं आती, फिर तन्वी तो उससे आज पहली बार मिल रही थी। इससे पहले कि तन्वी उसकी बातों का मतलब समझ पाती, विद्युत अचानक से कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। कमरे में हुए अंधेरे से तन्वी घबरा जाती है। अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया है। तन्वी को बिस्तर पर गिराकर विद्युत धीरे धीरे उसके पास आता है। विद्युत की महक तन्वी को उसके करीब आने का एहसास करा रही थी। विद्युत तन्वी के पास आकर प्यार के बदले उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करता है। उसकी हरकतें देख ऐसा लगता है जैसे वो अपना पूरा जोर तन्वी पर आजमा रहा हो। शादी की पहली रात ही विद्युत का ऐसा रवैया देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की सजा दी जा रही हो। विद्युत के रुकते ही तन्वी बेजान सी होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। उसके शरीर में अब उस आदमी की महक बस गई थी जिसने कुछ देर पहले प्यार के नाम पे उसे कभी ना भुलाने वाली एक बुरी याद दी है। विद्युत के उस बर्ताव में ना तो प्यार का एहसास है और ना ही पहली मुलाकात की नजाकत। तन्वी अपने तेज चलती सांसों को संभाल ही रही होती है कि विद्युत उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है। उस अंधेरे कमरे में तन्वी को विद्युत की आंखों में खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपनी भारी आवाज में तन्वी को वार्न करते हुए विद्युत उससे कहता है, मिस तन्वी वर्मा, हमारी शादी की बात किसी और को पता चले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे तलाक के बाद मेरा नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाए। विद्युत की बात सुन तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था और विद्युत उन दोनों के अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए तन्वी इस बेइज्जती को अपने मन में ही दबा लेती है। हाँ, ये सच है कि ये शादी उसके लिए भी सिर्फ एक सौदा थी। विद्युत को तन्वी से एक बच्चा चाहिए और तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत है। इस बात में कुछ भी गलत नहीं कि विद्युत तन्वी को उनकी शादी को छुपाए रखने के लिए कहे। मिस्टर विद्युत, आप
फिक्र मत कीजिए, लंबी सांस लेते हुए तन्वी जवाब देती है। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई हैं। तन्वी की बात सुनकर विद्युत बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ जाता है और कुछ ही देर में तैयार होकर तन्वी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। विद्युत की गाड़ी की आवाज आते ही तन्वी समझ जाती है कि वो जा चुका है, उसे अपनी शादी की पहली रात में बिल्कुल अकेला छोड़कर। तन्वी उदास होकर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो अपने बगल पड़ी चादर में खुद को समेटकर सो जाती है। आधी रात बीत चुकी है। तन्वी के बेड के बगल रखा उसका फोन कई बार ब्लिंक कर चुका है। फोन की नोटिफिकेशन में लगातार एक खबर दिखाई जा रही है। बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट खबर, सुपरस्टार विद्युत नोमानी ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। मीडिया की ये खबर पूरे इंटरनेट पे वायरस की तरह फैल चुकी है। सुबह के वक्त तन्वी का अलार्म तेजी से बजता है। उसकी नींद एकदम से टूटती है। अपनी चादर को एक तरफ फेंककर तन्वी बिस्तर से उठती है। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद है। पिछली रात की वजह से उसकी बॉडी में अभी भी काफी दर्द है। अचानक तन्वी को किसी चीज की ठोकर लगती है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी नजर सबसे पहले जमीन पे बिछे पर्शियन कारपेट पर जाती है। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद अचानक उसे याद आता है कि उसकी शादी तो उसके प्रिंस चार्मिंग से पिछली रात हो चुकी है। इस सच्चाई से उभरते हुए तन्वी जमीन से उठकर अपने फोन के अलार्म को बंद कर देती है। जाने अनजाने उसकी नजर अपने फोन पे आई नोटिफिकेशन पे पड़ती है। पूरे मीडिया की खबरों में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा होता है, विद्युत नोमानी की शादी। ये देखकर घबराहट से तन्वी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है कि तन्वी खुद को संभालते हुए अपने फोन को कस के पकड़ लेती है। कल रात ही मिस्टर विद्युत ने मुझे वार्निंग दी थी और अभी मीडिया में उनकी शादी की न्यूज़ चल रही है। कहीं मिस्टर विद्युत को ये ना लगे कि ये सारी बातें मैंने ही मीडिया को बताई हैं। तन्वी का मन ये सब सोच के घबराने लगता है। वो जानती थी कि विद्युत नोमानी जैसे शख्स से उलझने का अंजाम क्या होगा। इतने में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। एक केयर टेकर अंदर आकर तन्वी से कहती है, मैडम सर का फोन है। केयर टेकर की बात सुनकर तन्वी की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। उसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बिना देर किए वो फौरन अपने कपड़े पहनकर नीचे की तरफ भागती है। विद्युत के फोन की बात सुनकर वो घबराहट में अपना दर्द भी भूल जाती है। लंबी सांसें लेते हुए तन्वी सॉफ्ट सी आवाज में हेलो कहती है। फोन के दूसरी तरफ से विद्युत सीरियस होकर अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं वाकई तुम्हें भरोसे के काबिल समझता था। हालांकि ये बात उसने बस कहने के लिए ही कही, असल में तो उसे तन्वी पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। विद्युत की बातें सुन तन्वी फोन को और कस के पकड़ लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल को किसी नुकीली चीज से बार बार चुभा रहा है। विद्युत के लिए तन्वी बस एक जरिया है जो आने वाले वक्त में उसे उसका बच्चा देने वाली है। ऐसे में किसी भी बात के बिगड़ने का दोष सबसे पहले तन्वी पर ही आएगा। मिस्टर विद्युत, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहें तो अपने दिए हुए पैसे अभी वापस ले सकते हैं। भला मैं खुद ही अपना नुकसान क्यों करूंगी? आप किसी से भी पता लगवा सकते हैं। अगर कोई भी बात मेरी तरफ इशारा करेगी तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तन्वी ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। वो नहीं चाहती थी कि विद्युत उसे गलत समझे। हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं।
वहीं फोन की दूसरी तरफ से विद्युत की कोई आवाज नहीं आती है। तन्वी की बेचैनी और बढ़ती चली जाती है। उसे वाकई नहीं पता था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने आखिरकार कहा, मैं पता लगवाता हूँ, पर अगर मीडिया से किसी को भी ये भनक लगी कि तुम ही मिसेस नोमानी। विद्युत की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तन्वी जल्दबाजी में बोल पड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फ्यूचर के लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। विद्युत ने जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तन्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विद्युत ने फोन कट कर दिया। फोन हाथ में पकड़े तन्वी कुछ देर शांति से खड़ी रही। ये कैसा इंसान है, इसे तो लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं। तन्वी ने मन ही मन सोचा और गुस्से में फोन रख दिया। तन्वी के ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। इतने में घर की केयर टेकर तन्वी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। बगैर कुछ सोचे तन्वी दूध का ग्लास खत्म कर देती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ती है। तन्वी जानती थी कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की शादी की बड़ी खबर सुनकर पूरे मीडिया की भीड़ उसके घर के बाहर ही मौजूद होगी। वो विद्युत को शिकायत का अब एक और मौका नहीं दे सकती थी। ऐसे में उसने पीछे के दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही तन्वी पीछे के दरवाजे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से कई सारे रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उसे मिसेस नोमानी कहकर बुलाने लगे। तन्वी समझ चुकी थी कि ये उसके सीक्रेट का दी एंड है। सीक्रेट वाइफ। सारे रिपोर्टर्स एक साथ तन्वी की तस्वीरें खींचने लगे। तन्वी ने फौरन अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो घर में वापस जाना चाहती थी, पर भीड़ में से किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ रखा था। मिसेस नोमानी, आखिर आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? आप और मिस्टर विद्युत कब अपनी शादी का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करेंगे? आप और मिस्टर विद्युत एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? रिपोर्टर्स ने तन्वी के आगे सवालों की झड़ी लगा दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तन्वी के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो उसे वहां से जाने देंगे। तन्वी ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा है। वो जानती है कि अगर इस वक्त सिक्योरिटी के लोग उसे मीडिया वालों से बचा भी लेंगे, तब भी उसकी तस्वीरों को विद्युत के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसे अब भी विद्युत की दी हुई वार्निंग याद है। वो किसी भी कीमत पर अब एक और रिस्क नहीं ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों से बच के निकलने का भी कोई रास्ता उसे नहीं दिखता। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने अपने हाथों को नीचे करके अपना चेहरा सबको दिखा देती है। सारे रिपोर्टर्स फौरन तन्वी की तस्वीरें खींचने लगते हैं। तन्वी केयर टेकर की तरफ घूमकर अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मिस्टर विद्युत की शादी की न्यूज़ को कवर करना था, इसीलिए मैं बिना परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गई। किसी को तकलीफ देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तो बस ये सब अपनी जॉब के लिए कर रही थी। मुझे भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तन्वी को केयर टेकर से माफी मांगते देखकर सारे रिपोर्टर्स समझ चुके थे कि ये लड़की मिसेस नोमानी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तन्वी की तस्वीरें खींचना बंद कर दी। दूसरी तरफ तन्वी की बातें केयर टेकर को काफी कंफ्यूज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी रिपोर्टर्स में से किसी की आवाज आती है, तन्वी वर्मा, क्या ये तुम हो? इतने में भीड़ में से किसी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, कौन तन्वी वर्मा? अरे ये तो गॉसिप एंटरटेनमेंट वाली रिपोर्टर है। भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, माय गॉड, एक खबर के लिए इतनी मेहनत। मिस तन्वी, आई सल्यूट यू।
रिपोर्टर ने तन्वी को सल्यूट करते हुए कहा। सारे रिपोर्टर्स की बातें सुनकर केयरटेकर तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी अपनी आंख मारते हुए उसे झूठ बोलने का इशारा करती है। केयरटेकर समझ चुकी होती है कि तन्वी उसे क्या कहना चाहती है। गुस्से में अपनी आवाज तेज करते हुए वो तन्वी से कहती है, प्लीज लीव राइट नाउ। मैं नहीं चाहती कि आपके खिलाफ मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं। इतना कहते हुए केयरटेकर गुस्से में घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। घर के बाहर खड़ी तन्वी काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहती है। उसे नहीं पता था कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की केयरटेकर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। माहौल को नॉर्मल होता देख तन्वी टैक्सी से अपनी न्यूज एजेंसी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। हेलो डॉक्टर ओबरॉय, मैं निशांत की बहन तन्वी बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना कहते हुए तन्वी फोन कट कर देती है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। पिछली रात को याद कर उसका मन उदास हो जाता है। गुमसुम सी वो खिड़की से बाहर देखते हुए किसी सोच में डूब जाती है। उसके भाई के सिवा उसका है ही कौन। नहीं, वो निशांत को कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे उसे कितनी भी जिल्लतें क्यों ना झेलनी पड़ी। फिलहाल सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और आगे भी ऐसा ही होगा, तन्वी ने मन ही मन सोचा। टैक्सी से उतरकर वो अपने ऑफिस के लिए चल पड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पीछे नहीं हट सकती। ऑफिस पहुंचते ही तन्वी की चीफ एडिटर उसके पास आती है। नॉर्मली उससे ज्यादा बात ना करने वाली चीफ एडिटर को अपने पास आते देखकर तन्वी समझ चुकी होती है कि जरूर कुछ होने वाला है। उसे ज्यादा बात नहीं करती है। अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, मिस तन्वी वर्मा, कांग्रेचुलेशंस हमारे कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनने के लिए। तुम्हारे हुनर को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क लाई हूँ। तुम्हें ये पता लगाना है कि विद्युत नोमानी की ये सीक्रेट वाइफ आखिर कौन है। अदरवाइज तुम्हारा रेजिग्नेशन कल शाम में मेरी टेबल पे होना चाहिए। अपनी बॉस की बातों को सुनकर तन्वी और डिसअपॉइंट हो जाती है और पता लगाने के लिए चली जाती है। तन्वी दूसरे मैगजीन्स रिपोर्टर्स के साथ विद्युत की फिल्म बावरा मन के सेट के बाहर खड़ी होती है। सारे रिपोर्टर्स आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर कौन है ये मिसेस नोमानी। तन्वी ना चाहते हुए भी उनके इस डिस्कशन को ध्यान से सुन रही थी। कल किसी रिपोर्टर्स ने विद्युत नोमानी को आधी रात अपने बंगले से बाहर जाते देखा था। कैन यू बिलीव दैट? वो भी अपनी शादी की पहली रात, अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर। आई थॉट विद्युत नोमानी अपनी वाइफ को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। यू नो, टू सेव हर। दूसरे रिपोर्टर्स ने जवाब दिया। सेव माई फुट? तन्वी ने मन ही मन सोचा। सच तो ये है कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। सोच में डूबी तन्वी फिर से पिछली रात के ख्यालों में खो जाती है। इतने में तन्वी को किसी का धक्का लगता है। वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे ऑफिस की कलीग आकृति उसके बगल खड़ी होती है। तन्वी को ताने मारते हुए आकृति उससे कहती है, तन्वी वर्मा, चीफ एडिटर को नाराज करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, बट नाउ इट्स टू लेट। आकृति हमेशा से चीफ एडिटर की हाँ में हाँ मिलाने का काम करती थी। इसी वजह से चीफ उसे काफी इम्प्रेस्ड रहती थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर उसकी चीफ एडिटर को काफी खटकता था। आकृति बिना रुके अपनी बात को कंटिन्यू करती है। मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को दूसरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, बस इसीलिए कि किसी जमाने में उन्होंने किसी सुपरस्टार की कोई न्यूज कवर कर ली थी। इंडस्ट्री में सबको पता है कि सुपरस्टार विद्युत की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना कितना मुश्किल है, और तुम्हें तो उनकी वाइफ के बारे में पता लगाना है। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आई थिंक तुम्हें अपने रेजिग्नेशन की तैयारी
कर लेनी चाहिए। ये विद्युत का नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, तन्वी ने मन ही मन सोचा और इरिटेट होकर आकृति से कहा, आकृति क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हारी आवाज और नाली के उस मेंढक की आवाज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? You both are equally annoying. How dare you? आकृति ने गुस्से से तन्वी की तरफ देखकर कहा। तन्वी ने भी आकृति की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इम्तिहान का फैसला हमेशा आखिर में किया जाता है। रेस के खत्म तक कोई नहीं जानता कि जीत किसकी होगी। तन्वी अच्छे से जानती थी कि उसे अपनी नौकरी कंटिन्यू करनी ही है, किसी भी कीमत पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। आकृति तन्वी की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता है कि मिसेस नोमानी कौन है। खैर, अगर तुम खुद को इतना ही स्मार्ट समझती हो तो मिसेस नोमानी कौन है ये पूरी दुनिया को बता के दिखाओ। तन्वी आकृति की बात का जवाब देने ही वाली होती है कि लोगों की भीड़ में से उसे कोई बोल पड़ता है, सुपरस्टार विद्युत नोमानी आ गए। इतना सुनकर रिपोर्टर्स की भीड़ एक साथ विद्युत की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो एक काले रंग की आलीशान गाड़ी स्लो स्पीड में भीड़ की तरफ आ रही होती है। विद्युत की गाड़ी फिल्म सेट के अंदर जाने के लिए बढ़ती है, वहीं रिपोर्टर्स को सेट के बाहर ही रोक दिया जाता है। फिल्म की शूटिंग सेट में ऐसा बहुत कम हुआ है कि रिपोर्टर्स को सुपरस्टार विद्युत की कोई तस्वीरें खींचने का मौका मिल सके। वहीं विद्युत की गाड़ी तन्वी के बगल से गुजरती है। गाड़ी के जाते ही तन्वी राहत की लंबी सांस लेती है। जाहिर है कि विद्युत ने उसे नहीं देखा होगा, पर अफसोस उसकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिक पाती। अचानक से तन्वी को एक जोर का धक्का लगता है और वो विद्युत की गाड़ी से टकरा जाती है। विद्युत की गाड़ी तेजी से आवाज करते हुए रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही तन्वी का चेहरा सामने वाली खिड़की से भिड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी की सारी हड्डियां एक एक कर जमीन पर बिखरने वाली हैं। चोट लगने के बावजूद तन्वी के मन में सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि कहीं विद्युत नोमानी उसे अपनी फिल्म सेट में देख ना ले। तन्वी जल्दी से उठकर गाड़ी के सामने से हटने ही वाली होती है कि कार का शीशा एकदम से नीचे हो जाता है। तन्वी की नजर गाड़ी के अंदर बैठे शख्स पर जाती है। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अभी भी कार की सीट पर बैठा हुआ है। वहीं भीड़ में मौजूद आकृति अपने हाथों को पीछे कर लेती है। इन्हीं हाथों से उसने धक्का देकर तन्वी को विद्युत नोमानी की कार के आगे ढकेला था। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी को स्टार्स के आगे पीछे घूमने वाली मीडिया के लोगों से कितनी नफरत है। बाकी एक्टर्स जहां दूसरे मीडिया हाउसेस के सामने इंटरव्यू और तस्वीरें देते नहीं थकते, वहीं विद्युत नोमानी मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। एक बार तो विद्युत ने इसी बात पर किसी रिपोर्टर की जमकर पिटाई कर दी थी। ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब बिना किसी फैसले के इसे सेल्फ डिफेंस में लिया हुआ कदम बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। विद्युत के इसी गुस्से की शिकार अब तन्वी होने वाली थी। सवालों के जवाब। तन्वी की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और विद्युत गाड़ी के अंदर गुस्से में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां मौजूद सारे लोग विद्युत के बिहेवियर को अच्छे से जानते थे। उसके गुस्से के डर से सबकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई थी। आई एम सो सॉरी, तन्वी ने कांपती आवाज में विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। विद्युत के डर से वो अपनी चोट के दर्द को भी भूल गई थी। घबराकर वो गाड़ी के सामने से हटती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो घूम के दूसरी तरफ जा ही रही होती है कि कोई उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो विद्युत उसे गुस्से से देख रहा होता है। घबराहट से तन्वी का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गले को दबाकर उसकी सांसों को रोक रहा हो। क्या ये सब मुझे उकसाने के लिए है? विद्युत तन्वी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। क्या? तन्वी चौंक कर विद्युत को देखते हुए कहती है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है
कि मैं यहाँ इन्हें ब्लैकमेल करने आई हूँ, सारे मीडिया वालों को बताने आई हूँ कि मैं ही मिसेस नुमानी हूँ? ये सारे सवाल तन्वी के मन में आने लगते हैं। नहीं, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं, किसी का धक्का लगने की वजह से। मैं घबराहट में तन्वी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पा रही थी। वो एक नज़र सारे रिपोर्टर्स की तरफ देखती है। सबकी नजरें उस पर ही होती है। वो समझ जाती है उस वक्त उसका चुप रहना ही सही होगा। मिस्टर विद्युत, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ बस आपके इंटरव्यू के लिए आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर मिसेस नुमानी कौन है? बात को घुमाते हुए तन्वी विद्युत से सवाल करती है और घबरा कर एक नज़र उसकी तरफ देखती है। मन ही मन वो ये सोचने लगती है कि कितना अच्छा हो अगर गुस्से में विद्युत उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दे। इतने में गाड़ी के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आती है। मिस्टर विद्युत, माफ़ कर दीजिए बेचारी को। देखिए आपके गुस्से से सब कितना डरे हुए हैं। इतने सारे लोग आपसे बस एक ही बात जानना चाहते हैं। आप सबको बता क्यों नहीं देते मिसेस नुमानी के बारे में? तन्वी ने गाड़ी के अंदर से आती आवाज की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर विद्युत की फिल्म की को स्टार यामिनी सहाय बैठी थी। तन्वी एक तरफ विद्युत और दूसरी तरफ यामिनी को देखती रहती है। ये दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में आखिर क्यों? कल भी मिस्टर विद्युत आधी रात को घर से चले गए थे, कहीं वो यामिनी के साथ तो? ये सारे सवाल एक एक कर तन्वी के मन में उठने लगते हैं। वहीं यामिनी और विद्युत को एक ही गाड़ी में देखकर सारे रिपोर्टर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उन्हें सुपरस्टार विद्युत की लाइफ से जुड़ी मसालेदार खबर मिल गई, जिसकी उम्मीद उन सब ने बिल्कुल भी नहीं की थी। सारे फोटोग्राफर्स तुरंत विद्युत और यामिनी के एक साथ होने की फोटोज खींचने लगते हैं। वहीं दूसरे रिपोर्टर्स उन दोनों से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। मिस्टर विद्युत, क्या आप बता सकते हैं कि मिस यामिनी आपके साथ फिल्म की शूटिंग में क्यों आई हैं? अपनी शादी के अगले दिन ही आप खास तौर से इस फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए हैं। क्या इस फिल्म में आपके केमियो की वजह मिस यामिनी है? मिस्टर विद्युत, क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मिसेस विद्युत नुमानी कौन है? क्या वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं? सभी रिपोर्टर्स एक एक कर विद्युत से सवाल पूछने लगते हैं। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और आखिरकार रिपोर्टर्स को देखते हुए अचानक से कहता है, आपके सारे सवालों के जवाब यही मौजूद हैं। विद्युत के ऐसा कहते ही तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना है जो उसके आंखों के सामने सच हो रहा है। विद्युत सबके सामने तन्वी की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी वाइफ वो है। विद्युत की बात पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। क्या मिस्टर विद्युत वाकई सबके सामने हमारे रिश्ते को मानना चाहते हैं? तन्वी खुद से सवाल करती है। या राइट? गाड़ी के अंदर बैठी यामिनी विद्युत की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, आप और आपके मजाक, जरा उस बेचारी का चेहरा तो देखिए। आपकी बातों से कितना डर गई है वो। क्या मेरे लिए आप उसे माफ नहीं कर सकते? उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। यामिनी की बातें सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि विद्युत तन्वी के सवालों का मजाक उड़ाने के लिए ये सब कह रहा है। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे अपने दिल की धड़कनें वापस से सुनाई देने लगती है। विद्युत की नजरों से दूर तन्वी भीड़ में छुपने ही वाली होती है कि यामिनी फिर से पूछ बैठती है, अरे देखना, कहीं उस लड़की के हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं आई? मिस्टर विद्युत, प्रोडक्शन में फर्स्ट एड अवेलेबल है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चलें? यामिनी की बात सुनकर तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद एक नजर वो तन्वी के हाथ की तरफ देखता है। तन्वी घबराकर यामिनी से कहती है, इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, छोटी सी खरोच है बस। थैंक यू मिस यामिनी। मिस्टर विद्युत,
भला मिस यामिनी को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? रिपोर्टर्स के सामने अपने केयरिंग होने का दिखावा जो करना है उन्हें। इनके साथ फिल्म सेट में जाने का मतलब है अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। तन्वी मन ही मन सोचती है और एक नज़र फिर से विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत तन्वी की तरफ देख भी नहीं रहा है। जाहिर है कि उसे तन्वी से कोई मतलब नहीं है। ओके देन, आगे से अपना ध्यान रखना और यहाँ आए सभी मीडिया पर्सन्स को थैंक यू। यू ऑल टेक केयर। भीड़ को बाय बोलते हुए यामिनी अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेती है और फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। गाड़ी के जाते ही सारे रिपोर्टर्स आपस में फिर से बातचीत शुरू कर देते हैं। क्या मिस्टर विद्युत और मिस यामिनी के बीच कुछ चल रहा है? एक रिपोर्टर पूछता है। ये दोनों कल रात से ही साथ हैं। क्या मिसेस नुमानी को इस बात की खबर है? दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है। तन्वी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ से दूर आकर खड़ी हो जाती है। वो एक नजर अपने हाथ में लगी चोट पर डालती है। उसका हाथ एक तरफ से कट गया होता है, जिससे खून बहना भी शुरू हो जाता है। दर्द से तन्वी की आंखें भर आती हैं। तभी एक सीनियर रिपोर्टर तन्वी के पास आकर उसे समझाती है, माय डियर, किसी न्यूज़ को कवर करने के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर विद्युत ने तुम्हारी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, पर ऐसा हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं। तन्वी सिर हिलाते हुए उस रिपोर्टर को थैंक्स बोलती है और मुड़कर आकृति को ढूंढने लगती है। भीड़ में खड़ी आकृति की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। तन्वी आकृति की ओर बढ़ ही रही होती है कि सामने से फिल्म की क्रू मेंबर कविता उसके पास आ जाती है। तन्वी को बगल में लाकर कविता उससे कहती है, तुम ही हो ना जिसे हाथों में चोट लगी है? चलो मेरे साथ अंदर चलो। इससे पहले कि तन्वी उसे मना करती, कविता उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहती है, ये मिस्टर विद्युत के ऑर्डर्स हैं। कविता की बात सुन तन्वी काफी सरप्राइज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विद्युत को इतनी फिक्र भी हो सकती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा दर्द कहीं गायब हो गया। क्या वाकई मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र है? इसका मतलब वो जैसे दिखते हैं असल में उतने बुरे नहीं हैं। अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। फिल्म सेट पर तन्वी बिना नजर उठाए कविता को फॉलो कर रही होती है। कुछ देर चलते ही पीछे से यामिनी की आवाज आती है, अरे तुम आ गई। यामिनी तन्वी से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो तुम्हारी चोट बहुत गहरी नहीं है, पर अगर इसे बिना दवाई लगाए ऐसे ही छोड़ देंगे तो चोट के निशान तुम्हारी बॉडी में रह जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें फिल्म सेट के अंदर बुलवाया है। इसका मतलब मुझे अंदर मिस यामिनी ने बुलवाया। वही मैं कहूँ कि अचानक मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र क्यों होने लगी? मुझे फिल्म सेट के अंदर मिस यामिनी के कहने पे लाया गया है। अपने ख्यालों से बाहर निकल तन्वी यामिनी को थैंक्स बोलती है। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इतना तो कोई भी किसी के लिए करेगा। तुम्हें जल्द से जल्द बैक रूम में जाना चाहिए, फर्स्ट एड वहीं पे है। यामिनी मुस्कुराते हुए तन्वी से कहती है। कविता के साथ तन्वी बैक रूम की तरफ चली जाती है। तन्वी के जाने के बाद भी काफी देर तक यामिनी उसी जगह पर यूं ही खड़ी रहती है। उसे बार बार वो बात याद आ रही होती है कि कैसे विद्युत ने कविता से कहकर तन्वी को सेट के अंदर बुलवाया। आखिर मिस्टर विद्युत को इस रिपोर्टर के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे, यामिनी ने सोचा। वहीं तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के एक वेनिटी में आकर बैठ जाती है। फर्स्ट एड का बॉक्स उसके सामने ही रखा होता है। प्रोडक्शन की कॉल आने की वजह से कविता तन्वी को अकेला छोड़कर वेनिटी से बाहर चली जाती है। अपने सामने पड़े फर्स्ट एड से तन्वी दवाई निकालकर अपनी चोट पे लगाने लगती है और अपने हाथों में पट्टी बांधकर तन्वी वेनिटी की खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी तन्वी को सामने से विद्युत अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ उसी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। विद्युत का मैनेजर अमृत उससे कुछ कह रहा होता है, जिसे सुनकर विद्युत कुछ देर के लिए रुक जाता है। वेनिटी की खिड़की से तन्वी विद्युत को देख रही होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के बाद विद्युत और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
उसे देखते हुए तन्वी एक पल के लिए कहीं खो सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत वेंटी की गाड़ी से 2 मीटर की दूरी पर है। अगर मुझे फिल्म सेट में मिस यामिनी ने बुलवाया था तो मिस्टर विद्युत को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। वो तो यही समझेंगे कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। तन्वी ने मन ही मन सोचा और विद्युत के गुस्से से डरकर वो वैनिटी के बाथरूम में जाकर छुप गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया वैसे ही वैनिटी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तन्वी समझ गई कि विद्युत गाड़ी के अंदर आ चुका है। उसके कदमों की आवाज सुनकर तन्वी को भी यकीन हो गया कि वो बिल्कुल अकेला है। पर आखिर मिस्टर विद्युत वैनिटी में क्यों आए हैं? कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आए? तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि उसे वैनिटी के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। तन्वी कान लगाकर अंदर आते कदमों की आहट को सुनने लगती है। तन्वी समझ जाती है कि ये किसी लड़की के कदमों की आवाज है। इतने में उसे दरवाजे के लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। ये दरवाजा क्यों लॉक किया? मिस्टर विद्युत और एक लड़की फिल्म की वैनिटी में बिल्कुल अकेले? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? अपने ख्यालों से बाहर निकलकर तन्वी दरवाजे पर अपने कान लगा लेती है। तभी उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर विद्युत, आई एम सो ग्लैड कि आज मुझे आपके साथ अकेले रहने का मौका मिला। मैं हमेशा से आपको ये बात बताना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। एक्चुअली मिस्टर विद्युत, आई रियली लाइक यू अ लॉट, यामिनी विद्युत से कहती है। तो ये दोनों क्या सिर्फ बातें करने के लिए पूरी फिल्म क्रू से छुपकर एक वैनिटी में बैठे हैं? ये तो सबको पता था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तन्वी ये सब सोच ही रही थी कि उसने न चाहते हुए भी बाथरूम का दरवाजा खोला और एक नजर विद्युत और यामिनी की ओर देखने लगी। वो देखती है कि यामिनी की बातों का विद्युत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बड़े आराम से बिना रिएक्ट किए एक जगह बैठा हुआ था। तभी विद्युत एक नजर बाथरूम के दरवाजे की ओर देखता है। उसकी नजर दरवाजे से झांकती तन्वी की नजरों से मिलने ही वाली होती है कि पकड़े जाने के डर से तन्वी घबराकर दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। दरवाजे की उस आवाज को सुनकर यामिनी गुस्से से कहती है, कौन है वहाँ? उस वक्त तन्वी को ऐसा लगता है कि उसकी एक बेवकूफी के लिए उसके हाथों को काटकर कहीं फेंक देना चाहिए। क्या जरूरत थी उसे दरवाजे को खोलने की? बस क्योंकि वो यामिनी की बात पर विद्युत कैसे रिएक्ट करता है ये देखना चाह रही थी। वैसे मिस्टर विद्युत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वैनिटी में उनके और यामिनी के अलावा कोई तीसरा जरूर है। तन्वी ने सोचा, धमकी, कौन है वहां? अभी इसी वक्त बाहर आओ। गुस्से में यामिनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तन्वी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोलकर दबे पांव विद्युत और यामिनी के सामने आ जाती है। इससे बुरा क्या ही हो सकता था उसकी जिंदगी में। तन्वी धीमी सी आवाज में कहती है, मिस यामिनी, मिस्टर विद्युत, मुझे अब जाना चाहिए। आप दोनों अपनी बातें जारी रख सकते हैं। इतना कहकर तन्वी बाहर जा ही रही होती है कि यामिनी उसे रोक लेती है। वहीं रुको कहते हुए तन्वी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो तन्वी से कहती है, तुमने हमारी कितनी बातें सुनी? तन्वी समझ जाती है कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती है। वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए यामिनी से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस यामिनी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तन्वी के ऐसा कहते ही यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेज आवाज में तन्वी से पूछती है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तुमने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी? उफ, क्या करूं अब मैं तुम्हारा? तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी आखिर कहना क्या चाह रही थी। आखिर ये लोग अब कर ही क्या सकते हैं, तन्वी सोचती है। इतने में यामिनी तन्वी को ऑर्डर देते हुए उससे कहती है, अभी इसी वक्त अपना बैग खोल कर दिखाओ।
मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं तुमने हमारी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। व्हाट मिस यामिनी, आप हद पार कर रही हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है और बिना कुछ रिएक्ट किए उसी जगह खड़ी रहती है। अपनी बातों का असर तन्वी पे ना पड़ते देखकर यामिनी उसे धमकी देते हुए कहती है, अपना बैग इसी वक्त खोल कर दिखाओ। माना तुम्हें मेरा कोई डर नहीं, पर मिस्टर विद्युत के गुस्से से तो तुम वाकिफ हो, या फिर आज वाकिफ हो जाओगी। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, इस वक्त तो मिस्टर विद्युत मेरी मदद जरूर करेंगे, है ना? तन्वी के इस सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया, जब विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। विद्युत के लिए तन्वी शायद एग्जिट ही नहीं करती है। उसे तन्वी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैनिटी में चुपचाप बैठा विद्युत ऐसा पेश आ रहा था जैसे यामिनी और तन्वी की बातें उसे सुना ही नहीं दे रही हैं। क्या मिस्टर विद्युत को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इतनी मदद तो कोई किसी अजनबी की भी कर देता है। मैं तो फिर उनकी बीवी, तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत की चुप्पी को देखकर तन्वी समझ जाती है कि अब उसे ये बेइज्जती झेलनी ही पड़ेगी। आखिरकार वो अपने बैग को खोलकर उसके अंदर का सारा सामान सामने रखी टेबल पर बिखेर देती है। यामिनी एक एक कर टेबल पर पड़े सारे सामानों को देखने लगती है। तन्वी के खिलाफ कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लगती। आई होप अब आपको मुझ पर यकीन हुआ होगा। कैन आई लीव नाउ? तन्वी गुस्से में टेबल पे बिखरा सामान अपने बैग में वापस रखते हुए कहती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे तन्वी के लिए थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मिस्टर विद्युत को रिपोर्टर्स से कितनी नफरत है, और ये लड़की तो उनकी गाड़ी के सामने तक आ गई थी। इसके बावजूद मिस्टर विद्युत ने उसे फिल्म सेट के अंदर बुलवाकर उसे फर्स्ट एड दिलवाया। जरूर ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो तन्वी की बेइज्जती कर सके, वरना सब जानते हैं कि मिस्टर विद्युत किसी पे रहम खाने वालों में से नहीं है। यामिनी ने मन ही मन सोचा। विद्युत के इरादों को जानने के बाद अब वो तन्वी को इतनी आसानी से बच के नहीं जाने देगी। मुस्कुराते हुए यामिनी तन्वी से कहती है, मैंने सुना है कि आजकल के रिपोर्टर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों में कैमरा और माइक्रोफोन छुपा के रखते हैं। लेट मी जस्ट चेक यू, तुम्हें अपने कपड़े हटाने होंगे। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी सख्ते में आ जाती है। कुछ वक्त के लिए उसे यकीन नहीं होता कि यामिनी वाकई उससे ये सब कह रही है। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए तन्वी यामिनी से कहती है, मिस यामिनी, शायद आपको पता नहीं कि आप जिसे तलाशी कह रही हैं वो असल में हरासमेंट है। हरासमेंट? माय फुट। तुम चाहो तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हो, यामिनी तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहती है। तन्वी के सब्र का बांध अब टूटने लगता है। वो एक नजर आखिरी बार विद्युत की ओर देखती है, इस उम्मीद से विद्युत अब शायद उसकी मदद करेगा। पर अफसोस, विद्युत को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात इस हद तक आगे बढ़ गई है और मिस्टर विद्युत अभी भी खामोश है। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत एक नजर तन्वी की ओर देखता है। तन्वी की आखिरी उम्मीद फिर से जागती है। तन्वी से अपनी नजरें हटाकर विद्युत यामिनी से कहता है, शक के दायरे में आने वाले हर शख्स की तलाशी लेना जरूरी है। विद्युत की बातें सुनकर तन्वी बहुत हर्ट होती है, मानो वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं। पर वो कैसे उसके साथ इस तरह पेश आ सकता है? ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। गुस्से से तन्वी अपनी मुट्ठियों को कसती है। इतनी बेइज्जती से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पर क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? हॉस्पिटल में एडमिट अपने भाई के बारे में सोचकर तन्वी कांप जाती है। अपनी नजरों को नीचे कर वो यामिनी से कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर
इतना कहते हुए वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है। तन्वी को विद्युत के सामने ऐसा करता देखकर यामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? जो आपने मुझे करने के लिए कहा है वही। अपने चेहरे पर नकली हंसी लिए तन्वी यामिनी की बात का जवाब देती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखते हुए तन्वी को डांटती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि मिस्टर विद्युत के सामने ऐसी हरकतें करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर विद्युत से अब कैसी शर्म? तन्वी झूठी मुस्कान लिए विद्युत की तरफ देखती है। उन्होंने तो ये सब पहले से ही देख रखा है। क्यों मिस्टर विद्युत, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तन्वी के इतना कहते ही यामिनी चौंक कर विद्युत की तरफ देखती है। वो अब भी बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप बैठा हुआ है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? परेशान होकर यामिनी तन्वी से पूछती है। एक और राज, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहते हुए तन्वी अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे जमीन पर फेंक देती है। गुस्से से तन्वी का चेहरा लाल हो चुका होता है। बचे हुए कपड़ों में उसकी खूबसूरती और निखर के नजर आने लगती है। यामिनी न चाहते हुए भी एक पल के लिए तन्वी को देखती रह जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर तन्वी शर्म से कांपने लगती है। अपने बदन में बचे बाकी कपड़ों को पकड़ते हुए तन्वी गुस्से से विद्युत की आंखों में देखकर कहती है, क्या आज के लिए इतना काफी है? इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने 8 साल पहले महसूस की थी। विद्युत मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। असल में तन्वी को ऐसी हालत में देखकर उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी देखकर विद्युत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उल्टा वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टाई को ढीला कर देता है। उधर तन्वी विद्युत को खामोश देखकर अपने बचे हुए कपड़ों को उतारने ही वाली होती है कि विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, गेट आउट। तन्वी रुककर विद्युत की तरफ देखने लगती है और अपने हाथ अपने कपड़ों से हटा लेती है। विद्युत की आवाज से घड़ी का सन्नाटा छा जाता है। माहौल को शांत होता देखकर यामिनी चैन की सांस लेती है। इतनी देर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत और तन्वी किसी फिल्म का सीन कर रहे हों, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस इंसल्ट से यामिनी चिढ़ते हुए तन्वी से कहती है, बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर विद्युत ने क्या कहा? जस्ट गेट लॉस्ट। विद्युत मुड़कर यामिनी को देखता है। गुस्से भरी आवाज में वो फिर कहता है, आई सेड गेट आउट। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि मिस्टर विद्युत उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। यामिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि विद्युत एक बार फिर उसे गुस्से से देखता है। यामिनी घबराकर तन्वी को देखते हुए गाड़ी से बाहर चली जाती है। यामिनी के जाते ही सब कुछ फिर से एकदम शांत हो जाता है। तन्वी अभी भी उसी हालत में विद्युत के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर उसके काले घने बाल लहरा रहे थे और उसकी काली आंखों में शर्म और जिद एक साथ नजर आ रही थी। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा से तन्वी कांप उठती है। तन्वी को ऐसे हालत में देखकर विद्युत को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि तन्वी के लिए उसका रवैया कुछ नर्म पड़ गया है। अपने जज्बातों को दबाते हुए वो अपनी नजरें तन्वी से हटा लेता है। विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वहीं उसकी बड़ी सी परछाई में कैद हो चुकी है। अचानक तन्वी विद्युत से पूछती है, मिस्टर विद्युत, क्या आप मुझसे नाखुश हैं? पिछली रात से तन्वी को ऐसा ही लग रहा था कि विद्युत को उससे कोई लगाव नहीं है। तन्वी इस बात को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर आज जब विद्युत ने उसे सबके सामने इतना बेइज्जत किया तो ना चाहते हुए भी उसे विद्युत से ये सवाल पूछना पड़ा। नाखुश? विद्युत झूठी मुस्कान के लिए तन्वी की तरफ देखकर कहता है, उन दोनों के रिश्ते को सिर्फ खुशी के तराजू में नहीं रखा जा सकता था।
वैनिटी से बाहर जाने के लिए विद्युत दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के आखिर में पहुंचकर वो अचानक सारी खिड़कियों को पर्दों से ढकने लगता है। उसके ऐसा करते ही पूरे वैनिटी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में तन्वी विद्युत को धीरे धीरे अपने करीब आते देखती है। अचानक तन्वी को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है। विद्युत अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। घबराते हुए वो विद्युत से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे नाखुश हूँ कि नहीं? विद्युत तन्वी की बात का जवाब देता है। तन्वी ठंड से कांप रही थी और जमीन पर गिरी अपनी शर्ट को वो उठाने ही वाली होती है कि इतने में विद्युत अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। तन्वी को सोफे पर ढकेलते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है। मिस्टर विद्युत, प्लीज नो। हिचकिचाते हुए तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत तन्वी के और करीब आता चला जाता है। तन्वी अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेती है। आज पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया है। सब खत्म होने के बाद विद्युत तन्वी के पास से हट जाता है। तन्वी अभी भी सोफे पर लेटी हुई है। तन्वी की तरफ देखते हुए विद्युत उससे कहता है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशी की वजह बस तुम्हारा जिस्म है। विद्युत की बातों में जहर खुला हुआ लगता है। ये सुनकर तन्वी खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करती है। तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा तन्वी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विद्युत की हर बात का जवाब देने की, तन्वी खुद को समझाती है। विद्युत पूरे कपड़ों में तन्वी के सामने खड़ा है। वहीं तन्वी का बदन आधे अधूरे कपड़ों में ठंड से कांप रहा है। अपनी हालत पर तन्वी को खुद पे दया आने लगती है। विद्युत ने आज भी उससे प्यार करते वक्त अपने कपड़ों को हटाना जरूरी नहीं समझा। आखिर किस बात का घमंड है उसे? बस क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तन्वी ये सब सोचते हुए सोफे से उठकर बैठ जाती है। विद्युत को बाथरूम की तरफ जाता देखकर तन्वी बोल पड़ती है, पर मैं आप या आपके जिस्म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही विद्युत जाते जाते रुक जाता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तो पहले से ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। आपको किसी ने बताया नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे किया जाता है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच दे वो प्यार करने के लायक नहीं होती। ये सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में। इसी वजह से वो उससे इतनी नफरत करते हैं। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल ना होता तो वो कभी भी इस डील के लिए राजी ना होती। तन्वी के मन में ये सब बातें घूमने लगती हैं। तन्वी की इंसल्ट करते हुए विद्युत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वापस आकर बगैर तन्वी की तरफ देखे वो वैनिटी से जाने लगता है। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही वो रुककर तन्वी को नफरत भरी आंखों से देखता है और उससे कहता है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। विद्युत की बात सुनकर तन्वी पैनिक कर जाती है। उस जैसी लड़कियां, क्या कमी है उसमें? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसे जीने तक का कोई हक नहीं? तन्वी गुस्से में सोचती है, बस क्योंकि मिस्टर विद्युत बहुत अमीर है वो समझते हैं कि वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। तन्वी गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। खुद को संभालते हुए वो जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। तन्वी फौरन अपने कपड़े पहनती है और अपना सामान लेकर वैनिटी से बाहर निकलने लगती है। वैनिटी के बाहर विद्युत का मैनेजर अमृत तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी के बाहर आते ही अमृत उससे कहता है, चलिए मैं आपको फिल्म सेट के बाहर तक छोड़ देता हूँ। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता। बिना कुछ कहे वो अमृत के पीछे पीछे चल देती है। इसका मतलब अमृत पूरे वक्त वैनिटी के बाहर ही
खड़ा था। अगर ऐसा है तो उसने अंदर की सारी बातों को सुन लिया होगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि तभी अमृत उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है, मिस तन्वी, क्या आप जानती हैं कि मिस्टर विद्युत ने आपसे शादी क्यों की? अमृत के सवाल से तन्वी का ध्यान टूटता है और वो पलटकर उससे पूछती है, क्यों? क्या आपको भी नहीं पता? अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे वाकई नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जब तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी तब विद्युत के मैनेजर अमृत ने ही उसका पता लगाया था। विद्युत से शादी की डील भी अमृत ने ही करवाई थी। इम्पॉसिबल, अमृत शॉक्ड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी भी अचंभे से अमृत की बात सुन रही होती है। दरअसल मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो खुद मिस्टर विद्युत ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। आपसे शादी के एग्रीमेंट का आइडिया भी उन्हीं का था। मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अमृत की बातें सुनकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो विद्युत को पहले से जानती होती तो मीडिया की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम बन चुकी होती। सब जानते हैं कि सुपरस्टार विद्युत की जिंदगी से जुड़ी कोई भी खबर मिनटों में बिक जाती है। तन्वी सोचने लगती है, क्या मैं आपको घर भेजने के लिए कार का अरेंजमेंट करूं? फिल्म सेट के बाहर आते ही अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी उसे फौरन मना करते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ये कहते हुए तन्वी अकेले ही बाहर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त सारे रिपोर्टर्स भी शूटिंग सेट से चले गए होते हैं। जाहिर है कि सबको सुपरस्टार विद्युत और यामिनी सहाय के साथ होने की खबर को पब्लिश करने की जल्दी होगी। रोड क्रॉस करके तन्वी टैक्सी को रुकवाने ही वाली होती है कि इतने में एक रेड कलर की ऑडी कार उसके सामने आ जाती है। कार का दरवाजा अचानक से खुलता है और यामिनी गुस्से में कार से उतरती है। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी इस वक्त वहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, यामिनी उसके पास आकर उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, विद्युत सिर्फ मेरा है। तुम ये मत समझना कि तुम उन्हें अपनी खूबसूरती के दम पर मुझसे छीन लोगी, यामिनी तन्वी से कहती है। वो थप्पड़ तन्वी को इतनी अचानक से लगा था कि उसे कुछ रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। थप्पड़ से उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका होता है। तन्वी अपने हाथों से अपने गालों को छूकर देखती है और महसूस करती है कि उसके चेहरे के सारे दांत भी बिल्कुल ठीक हैं। तन्वी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो खुद को संभालते हुए वापस सीधी खड़ी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं तो स्टार्स और रिपोर्टर्स के बीच कई नोक-झोंक होती रहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी स्टार ने किसी रिपोर्टर को थप्पड़ मारा हो। तन्वी यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से पिछली रात ही मिस्टर विद्युत ने शादी कर ली है। क्या उन्होंने आपसे शादी की है? क्या आप ही मिसेस विद्युत नोमानी हैं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी मुझसे हुई या किसी और से, पर किसी भी कीमत पर वो जगह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। यामिनी तन्वी के सवालों का जवाब देती है। यामिनी की बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रस्ट मी, मैं सपने में भी कभी मिसेस नुमानी बनना नहीं चाहूंगी। उस वक्त उन दोनों के आसपास कोई नहीं होता। यामिनी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी शादी भी मिस्टर विद्युत से हुई होती तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, मिस्टर विद्युत से दूर रहो। तन्वी चौंक कर यामिनी से पूछती है, क्या कहा आपने मिस्ट्रेस? पर जहाँ तक मुझे याद है आपने जस्ट अभी मिस्टर विद्युत को प्रपोज किया था और उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया। इन सब के बावजूद भी आप उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं। क्या मिस्टर विद्युत कभी इस बात के लिए राजी होंगे? तन्वी की तानों भरी बातें सुनकर यामिनी काफी नाराज हो जाती है।
गुस्से में वो तन्वी से कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, असल बात तो ये है कि मिस्टर विद्युत के साथ मीडिया की खबरों में मेरा ही नाम आने वाला है। उनकी शादी को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें भी एक हेलो गाइस, पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।